आई होप मेरा जो वॉइस है और स्क्रीन दोनों ठीक ठाक है। ठीक है, यस। ओके फाइन। तो आज का जो टॉपिक है अगेन और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि कंटिन्यूएशन है जो हम लास्ट क्लास बात किए थे रिगार्डिंग पोर्टल हाइपरटेंशन, और उसका एक कॉम्प्लिकेशन था पोर्टल हाइपरटेंशन, और जो पोर्टो सिस्टमिक सेंटिंग का एक कॉम्प्लिकेशन था वो था हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। एंड दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्लास कि अगर ये मान के चलो पोर्टल हाइपरटेंशन का थर्ड पार्ट है जो कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी है, या फिर कोई भी एक एडवांस्ड लीवर डिजीज़ वाला केस में हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी मोस्ट कॉमनली होता है, तो वो लीवर डिजीज़ एंड देन ये मान के चलो पोर्टल हाइपरटेंशन एंड शंटिंग का, ये तीनों का एक कॉम्प्लिकेशन है क्या, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। सो विल टॉक अबाउट दैट कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी क्या होता है और कौन सा केसेस में होता है, कैसे होता है, वो सारे चीज़ें हम आज बात करेंगे। हालांकि हम एक दो MCQ डिस्कशन किए हैं थ्रू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और वो सारे MCQ भी हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। और पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट MCQs। सो लेट्स टॉक अबाउट हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी टर्म से हमें क्या पता चलता है, पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेपाटिक? हेपाटिक का मतलब क्या है? हेपाटिक का मतलब क्या है? लीवर। दिस इज योर हेपाटिक का मतलब है लीवर। अगेन तनुश्री देखो, फिर दोबारा वैसे साउंड आ रहा है जैसे अनम्यूट कर रहे हो, एक बार चेक करो तो क्या हुआ है प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ, एन्सेफेलोपैथी मतलब क्या? पैथी मतलब डिजीज, राइट? एंड एन्सेफेलॉन मतलब है ब्रेन। इसका मतलब है लीवर के वजह से अगर ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो रहा, ब्रेन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस है, कोई डिजीज हो रहा ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। याद रखना, दिस इज ड्यू टू लीवर प्रॉब्लम। लीवर के वजह से ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होना, दैट इज कॉल्ड एज हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, और ये है क्या, सारे चीज़ें पढ़ेंगे। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड क्लास को देखना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज अगर बीच में छोड़ के जाओगे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तुम्हें होगा जब एग्ज़ाम अटेंड करने जाओगे, वहाँ पे डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन छोड़ के आओगे अगर यहाँ पे हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शुरू से एंड तक इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि एक बार में समझ जाओगे पूरा कंसेप्ट क्या है हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी का, और साथ में MCQ भी सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो। सो बेटर शुरू से एंड तक देखना ज़रूरी है। सो हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी एक ऐसा कंडीशन है जो कि याद रखना इज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इन द सेंस जो कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं, दिस कैन बी करेक्टेड। अच्छा, क्या मेरा साउंड में कुछ गड़बड़ है क्या? क्या मेरा वॉइस में कुछ गड़बड़ी है क्या? नो सर, बहुत स्लो लग रहा है। स्लो लग रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है। नहीं, मुझे मैसेज भेज रहे हैं बच्चे कि सर आपका वॉइस स्लो है, मतलब थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। क्या ऐसा है या फिर ठीक है? बताओ तो एक बार। क्या मेरा वॉइस अभी ठीक है? सर क्लियर है बट बहुत स्लो लग रहा है। बाकी बच्चों को क्या, एक बच्चे को छोड़ के बाकी बच्चों को क्या ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, चलिए तो पहले समझते हैं। रिवर्सिबल सिंड्रोम मतलब रिवर्सिबल है हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। रिवर्सिबल मतलब जिसको हम, देखो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के देखो, हो सकता है, या फिर स्पीकर में डालो, ठीक है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है। हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी एक रिवर्सिबल कंडीशन है, इसे बोलेंगे हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी के रिगार्डिंग क्या क्या हमें जानकारी चाहिए। पहले, दिस इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन।
रिवर्सिबल मतलब क्या, ये ऐसा कंडीशन है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ रिवर्सिबल कंडीशन और रिवर्सिबल सिंड्रोम। जो भी सिम्टम्स यहाँ पे आता है उसको हम ठीक कर सकते हैं, वापस नॉर्मल तक लेके आ सकते हैं। इरिवर्सिबल मतलब क्या, जो सिम्टम्स या जो कंडीशन को हम दोबारा नॉर्मल तक नहीं ला सकते उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सिंड्रोम मतलब इसमें जो एंसेफेलोपैथी का सिम्टम्स हैं उसको हम दोबारा नॉर्मल को ला सकते हैं। रिवर्सिबल सिंड्रोम ऑफ इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन, ऑफ इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो रिवर्सिबल सिंड्रोम है ये ब्रेन फंक्शन अल्टरेशन होने से होता है। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर, ठीक है ना। रिवर्सिबल सिंड्रोम ऑफ इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन अकरिंग ड्यू टू, याद रखना, अकरिंग ड्यू टू किसके वजह से हो रहा है बताओ, ड्यू टू लिवर फेलियर, लिवर फेलियर, ठीक है। एडवांस्ड लिवर फेलियर या लिवर फेलियर के वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन फंक्शन में इम्पायरमेंट होता है, अल्टरेशन होता है, जिसके वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं, जो सिम्टम्स रिवर्सिबल है, ठीक है। इसको अदरवाइज बोलते हैं हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी का दूसरा एक नाम है पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी, बोलते हैं पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी, पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी, दिस इज अनदर नेम ऑफ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, याद रखना। सो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं हम लोग, दिस इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। रिवर्सिबल सिम्टम्स इसमें दिखाई देता है, किसके वजह से, ड्यू टू ब्रेन फंक्शन अल्टरेशन होने के वजह से, और ये ब्रेन फंक्शन अल्टर होता है बिकॉज ऑफ द लिवर फेलियर। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं लिवर फेलियर लीड्स टू इम्पायरमेंट इन द ब्रेन फंक्शन, बिकॉज ऑफ दैट देर आर सम रिवर्सिबल सिंड्रोम्स। सही समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो, रिवर्सिबल सिंड्रोम्स। इसे अदरवाइज हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी। इसे क्या बोल रहे हैं, पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी। समझ में आ रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी। समझ में आ रहा है, पोटोसिस्टमिक एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी के रिगार्डिंग और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जानकारी चाहिए। सो की फैक्ट्स रिगार्डिंग, यहाँ पे याद रख सकते हैं की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की पॉइंट्स रिगार्डिंग हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, याद रखना क्या क्या की पॉइंट्स यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए। एक होता है हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी होता है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, दिस इज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, कौन सा कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है बताओ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरी गुड। दिस इज ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन के वजह से होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। दिस इज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ज़्यादातर क्या होता है, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी होता है, ठीक है ना। की पॉइंट है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 की पॉइंट, दिस इज रिवर्सिबल, ऑल द सिम्टम्स आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वापस हम नॉर्मल तक लेके आ सकते हैं, समझ गए। नंबर 3 पॉइंट, की पॉइंट इज कौन सा सेल ज़्यादातर अफेक्ट होता है इसमें, या फिर हाँ पहले सेल को छोड़ते हैं, कौन सा टॉक्सिन बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट या मेजर टॉक्सिन इन्वॉल्व इन दिस। मेजर टॉक्सिन इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है बताओ, मेजर टॉक्सिन इन्वॉल्व, इसमें कौन सा टॉक्सिन का काम ज़्यादातर होता है बताओ, आंसर इज अमोनिया। क्या बताओ, अमोनिया। अमोनिया के वजह से सारे सिम्टम जो है वो दिखाई देता है, इतना समझ में आ रहा है क्या। अमोनिया इज द मेजर टॉक्सिन, अमोनिया के वजह से हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी होता है, याद रखेंगे। समझ में आया, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज अमोनिया जाके ब्रेन के अंदर पहुंचता है, ब्रेन के अंदर कुछ सेल को अटैक करता है। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट और मेजर ब्रेन सेल विच इज अफेक्टेड, ठीक है, प्रीडोमिनेंट
ब्रेन सेल, ब्रेन सेल अफेक्टेड, कौन सा ब्रेन सेल ज़्यादातर इसमें अफेक्ट होता है जो कि न्यूरोग्लिया है ब्रेन के अंदर, वो है क्या, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट याद रखेंगे, कौन सा वाला ब्रेन सेल, एस्ट्रोसाइट। मतलब ब्रेन के अंदर बेसिकली ब्रेन का दो डिफरेंट टाइप का, अगर हिस्टोलॉजी देखोगे ब्रेन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। क्या, एक होता है न्यूरोग्लिया जिसे हम ग्लियल सेल बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स होता है। अभी न्यूरोग्लिया एक सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन, जिसके अंदर क्या आता है, एस्ट्रोसाइट आता है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। नंबर थर्ड इज माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, ठीक है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया। नंबर फोर एपिंडाइमल सेल, एपिंडाइमल सेल। So these are four different type of neuroglias which are available in the brain. अब यहाँ पे ये चारों न्यूरोग्लिया में से जो ज़्यादातर अफेक्ट होता है वो कौन सा, एस्ट्रोसाइट है। एस्ट्रोसाइट का सिग्निफिकेंस ये है, ये क्या बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट का काम है क्या बनाना, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर एस्ट्रोसाइट बनाता है वही एस्ट्रोसाइट को ये जाके अटैक करता है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी का हम स्टेजिंग करें, ग्रेडिंग किया जाए, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम का नाम क्या है। सो ग्रेडिंग सिस्टम, तो ग्रेडिंग सिस्टम का नाम है वेस्ट हेबन ग्रेडिंग सिस्टम, नाम है वेस्ट हेबन, वेस्ट हेबन, वेस्ट हेबन ग्रेडिंग सिस्टम। इसके वजह से हम हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को चार डिफरेंट ग्रेड में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, चार डिफरेंट ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है। सो ग्रेडिंग सिस्टम हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या यूज किया जाता है, वेस्ट हेबन ग्रेडिंग सिस्टम। समझ में आया, तो क्या क्या पॉइंट्स हुआ, कॉम्प्लिकेशन क्या है, किसका कॉम्प्लिकेशन की वजह से ज्यादातर होता है बताओ, आंसर इज पोर्टल हाइपरटेंशन। व्हाट इज आंसर, आंसर इज पोर्टल हाइपरटेंशन। समझ में आया। नेक्स्ट, दिस इज रिवर्सिबल, इंपॉर्टेंट इज ऑल द सिम्टम्स आर रिवर्सिबल। मेजर टॉक्सिन इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, आंसर इज अमोनिया। ठीक है, मेजर टॉक्सिन क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी होता है, आंसर इज अमोनिया। कौन सा ब्रेन सेल अफेक्ट होता है, आंसर इज एस्ट्रोसाइट। ठीक है, एंड ग्रेडिंग सिस्टम क्या यूज किया जाता है ग्रेड करने के लिए, बेस्ड ऑन सीवियरिटी, आंसर इज वेस्ट हेबन ग्रेडिंग सिस्टम। समझ में आया, है ना, बोलो। सो दिस आर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ अनदर की पॉइंट इज, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो नॉर्मल अमोनिया लेवल, ठीक है, नॉर्मल अमोनिया का रेंज क्या है, नॉर्मल अमोनिया लेवल, नॉर्मल अमोनिया का लेवल कितना है बताओ, द रेंज इज 10 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। सो नॉर्मल अमोनिया का लेवल क्या है, 10 to 80 mg पर डेसीलीटर, याद रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हमें पता चला कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है कि अमोनिया ब्रेन के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से ब्रेन का जो एस्ट्रोसाइट है उसके अंदर कुछ चेंजेस होता है, जिसके वजह से हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी या ब्रेन के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखाता है पेशेंट। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अमोनिया कहाँ से आया, कैसे ब्रेन के अंदर घुसा, व्हाट इज दैट कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, सो हमें ये पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए तो हमें समझना पड़ेगा नॉर्मली क्या होता है और हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होगा। ठीक है, सो नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है, सो पैथोफिजियोलॉजी में पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं। मान के चलते हैं हमने कुछ खाना खाया, डाइट लिया, सो डाइट के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है या ना, बोलो। सो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कहाँ पे जाएगा, प्रोटीन जाएगा किधर, स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर डाइजेशन होगा, जाएगा किधर, इंटेस्टाइन के अंदर। समझ गए, सो प्रोटीन गया किधर, इंटेस्टाइन के अंदर। अभी इंटेस्टाइन के अंदर जैसे पहुंच गया
तो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं बताओ? इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। सो दिस बैक्टीरियाज यूज टू कन्वर्ट द अमोनिया, आई मीन प्रोटीन इनटू अमोनिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है जो प्रोटीन हमने खाया था वो प्रोटीन को किस में बदल देता है बताओ? अमोनिया में बदल देता है। इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलो? सो कौन सा वाला बैक्टीरिया? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है इसे क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। सो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया यूज टू कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमोनिया। अभी ये इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही अमोनिया पहुंचा, वो अमोनिया किधर जाएगा बताओ? ये जाएगा लिवर के अंदर थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। याद है याद है क्या? सो पोर्टल सर्कुलेशन, यहाँ पे देखो जो पोर्टल वेन्स होते हैं ऐसे आते हैं, हाँ या ना? यहाँ पे हो गया क्या? स्प्लेनिक वेन, हाँ या ना? नाउ यहाँ पे ये क्या हो गया बताओ? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, हाँ या ना? तो ये SMV एंड स्प्लेनिक वेन ये सारे जाते हैं किधर? ये इंटेस्टाइन के पास ऐसे आते हैं। अब यहाँ पे जो अमोनिया कन्वर्ट हुआ वो अमोनिया किधर जाएगा बताओ? दिस अमोनिया विल एंटर इनटू, जल्दी बताओ, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, नाउ दिस इज योर पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल वेन्स मान सकते हैं, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है। नाउ दिस इज अ पोर्टल वेन, हाँ या ना? सो ये एंटर करता है किधर? पोर्टल वेन के अंदर, और जाएगा किधर बताओ? दिस विल एंटर इनटू लीवर, हाँ या ना बोलो? अमोनिया कहाँ तक पहुंच गया? लीवर के अंदर पहुंच गया। इतना समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो? अमोनिया कहाँ पे पहुंच गया? लीवर के पास पहुंच गया। जैसे ही अमोनिया लीवर के पास पहुंचा, अमोनिया को ये क्या करता है? लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। सो लीवर यूज टू डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई और डिटॉक्सिफिकेशन बोल सकते हैं। कहाँ पे होगा? लीवर के अंदर। ये अमोनिया को बदल के क्या बना देगा? यूरिया बना देगा। ठीक है, अमोनिया को बदल के क्या बनाएगा बताओ? यूरिया बनाएगा। अभी ये वाला जो साइकिल बनता है अमोनिया टू यूरिया, इसे बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया साइकिल बोला जाता है। जो मैकेनिज्म में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है लीवर के अंदर, वो मैकेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं? यूरिया साइकिल। ठीक है, और अदरवाइज इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल भी बोला जाता है। तो हमारे पास क्या तरीका है बताओ? अमोनिया को न्यूट्रलाइज या डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर के अंदर ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है बाय यूजिंग यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलो? अभी ये यूरिया कहाँ जाएगा? यहाँ पे लगा होगा क्या? इंफीरियर वेन कावा, और इंफीरियर वेन कावा से जो हेपाटिक वेन्स हैं इसका 3 ब्रांचेस यहाँ पे होता है, हाँ या ना बोलो? और ये यूरिया जाएगा किधर? ऐसे हेपाटिक वेन होके अंदर में पहुंचेगा, कहाँ पे? IVC, इंफीरियर वेन कावा, और थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, और IVC के बाद ये पहुंचेगा कहाँ पर? जाके किडनी के अंदर। ठीक है, तो किडनी क्या करेगा? कंप्लीटली एक्सक्रिएट कर देगा। ठीक है, ये किडनी क्या करेगा? एक्सक्रिएट करेगा। यहाँ से जो यूरिया आया वो यूरिया क्या होगा? थ्रू किडनी ये जाएगा किधर? बाहर। ये यूरेटर होके जाएगा ब्लैडर, ब्लैडर होके यहाँ पे ब्लैडर होगा, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा होके वो बाहर चला जाएगा। क्या? ये यूरिया बाहर चला जाएगा। इतना समझ रहे हो बात? सो देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया थ्रू, जल्दी बताओ, किडनी। बात समझ रहे हो क्या? सो यूरिया कैसे एक्सक्रीट हुआ? थ्रू किडनी। बात समझ गए? हाँ या ना बोलो? किडनी के थ्रू ये बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करना, मैंने क्या बताया? इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या किए? प्रोटीन को अमोनिया में बदल दिए, हाँ या ना बोलो? सो मान के चलो यहाँ पे 100% जो भी अमोनिया बना उसमें से कुछ 85% ऑफ अमोनिया विल बी ऑब्जर्व्ड इनटू पोर्टल सर्कुलेशन। अब बाकी जो 15% है वो क्या होता है? थ्रू फीसेस बाहर चला जाता है, हाँ या ना बोलो? थ्रू फीसेस ये एक्सक्रिएट हो जाता है। तो जो बाकी 85% अमोनिया गया लिवर के अंदर वो मेटाबोलाइज होकर यूरिया बनता है, और वो यूरिया फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट होता है। तो एक्सक्रिएशन होने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक है डायरेक्ट अमोनिया फीसेस के थ्रू बाहर चला जाता है, और जो भी अमोनिया ऑब्जर्व होता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन वो जाता है लिवर के अंदर, यूरिया में कन्वर्ट होता है, और यूरिया जाके किडनी के थ्रू बाहर जाता है यूरिन के अंदर। इतना समझ गए कंसेप्ट?
ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। ये समझ में आया कंसेप्ट या दोबारा बताऊं? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। ओके, अभी समझते हैं कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हमें पता है हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी वाला केस में देयर इज अ लीवर प्रॉब्लम, है या ना? बोलो, लीवर का प्रॉब्लम है, वो वाला केस में बेसिकली क्या होता है वो हमें समझना है। ठीक है, लीवर प्रॉब्लम वाला केस में क्या होता है, मान के चल रहे हैं ये हो गया हमारा इंफीरियर वेन कावा, ठीक है, और ये हो गया हमारा जो पोर्टल सर्कुलेशन के लिए पोर्टल वेन का डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस, ये हो गया स्प्लेनिक वेन और ये हो गया हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, एंड ये कनेक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल मान के चलो दिस इज द इंटेस्टाइन, दिस इज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के साथ ये कनेक्टेड हुआ है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इंटेस्टाइन के अंदर जो भी अमोनिया बन रहा है, ठीक है, वो किधर जाता है, ये अमोनिया, ये जो भी अमोनिया बन रहा है वो किधर जा रहा है, थ्रू पोर्टल वेन ये जाता है लीवर के अंदर। मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक इन केस ऑफ लिवर डिसीज, ठीक है, ये वाला केस में तो वो नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना? जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मान के चल रहे हैं अगर किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर है, वो वाला केस में क्या होगा, लीवर का तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना? सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है, लीवर फेलियर हो जाता है, लीवर काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, अमोनिया अगर अंदर भी पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि लीवर फेलियर है, लीवर फेलियर वाला केस में दिस कैन नॉट कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया, ये यूरिया में बदल नहीं पाएगा। सो डायरेक्टली अमोनिया क्या होगा, यहाँ पे जो आईवीसी से जो हम ब्रांचेस समझते हैं कि ये ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस के थ्रू अमोनिया डायरेक्टली किधर पहुंचेगा, आईवीसी के अंदर। समझ रहे हो क्या कंसेप्ट, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो एक है अगर लीवर फेलियर है, ठीक है ना, सो नंबर वन कंडीशन अगर हेपाटिक इनसफिशियंसी है, अगर हेपाटिक इनसफिशियंसी है या हेपाटिक फेलियर है या लीवर फेलियर है, वो वाला केस में अमोनिया कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू, जल्दी बताओ, कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू, जल्दी बताओ क्या, यूरिया। समझ रहे हो? सो देयर विल बी नो यूरिया साइकिल। हेपाटिक फेलियर वाला केस में देयर विल बी नो यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल नहीं होगा, है ना? बोलो, सो अमोनिया कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू, अमोनिया क्या यूरिया में बदल पाएगा? नहीं, समझ रहे हो, ये नहीं बदल पाएगा। सो अमोनिया डायरेक्टली एंटर करेगा किधर बताओ, दिस विल एंटर डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंटर। यहां पे देखो अमोनिया बदल नहीं पाया, ये गया किधर, इंफीरियर वेना कावा के अंदर। इंफीरियर वेना कावा मतलब वो सिस्टम कंप्लीटली बॉडी के अंदर घूमेगा, सो एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतना बात समझ गए क्या? इतना बात समझ गए क्या? समझ गए? अभी मान के चल रहे यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके वजह से हमने क्या किया, एक संट यूज किया। वो हो सकता है साइड टू साइड हो सकता है, एंड टू साइड हो सकता है, या ट्रांसपोजिशन संट हो सकता है, कोई भी संट हो, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर जो हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव संट, बेसिकली वो वाला केस में क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से पोर्टल वेन से क्या होगा, डायरेक्टली ब्लड जाएगा किधर, इंफीरियर वेना कावा के अंदर। या फिर हम जो यहाँ पे संट यूज कर रहे हैं, जो टिप सर्जरी वाला केस में, जो टिप सर्जरी में यहाँ पे क्या किया जाता है, सो पोर्टल वेन को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, हेपाटिक वेन के साथ। तो यहाँ पे जो संट यूज किया जाता है वो संट भी डायरेक्टली लेगा क्या, वो ब्लड को लेके छोड़ देगा आईवीसी के अंदर जिसके अंदर अमोनिया है। सो अमोनिया विल डायरेक्टली एंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो एक हो गया हेपाटिक फेलियर। दूसरा वाला कंडीशन जहां पे पोटोसिस्टमिक संट यूज किया जाता है, पोटोसिस्टमिक संट। ये दोनों केस में अमोनिया क्या करता है, डायरेक्टली एंटर करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। हेपाटिक फेलियर वाला केस में लीवर तो खराब है इसलिए यूरिया साइकिल नहीं होगा, नंबर वन। पोटोसिस्टमिक संट में क्या होता है, लीवर को बाईपास करके 100% ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो लीवर के अंदर नहीं जाता ब्लड, जाता है किधर, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। सो पोर्टल वेन से डायरेक्टली जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो अमोनिया यूरिया में बदल नहीं पाएगा। सो दोनों केसेस में अमोनिया एनी हाउ ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। इतना समझ गए बात, इतना समझ गए बात। तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, क्या कंडीशन है, एक है हेपाटिक इनसफिशिएंसी, हेपाटिक इनसफिशिएंसी,
और दूसरा पोटोसिस्टमिक संट। पोटोसिस्टमिक संट, ये दोनों केसेस में क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। हेपाटिक इनसफिशिएंसी वाला केस में क्या होता है, हेपाटिक इनसफिशिएंसी वाला केस में क्या होता है, देयर इज लिवर डिसफंक्शन, देयर इज नो यूरिया साइकिल, नो यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल यहाँ पे नहीं हो पाता। समझ गए क्या, समझ गए क्या, Yes, है sir. ना, बोलो। ये वाला केस में अगर यूरिया साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली अमोनिया, अमोनिया एंटर्स, जल्दी बताओ, एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, है या ना, बोलो, सर्कुलेशन। Yes, sir. तो अगर यूरिया साइकिल नहीं हो पाया तो फिर अमोनिया बदल नहीं पाएगा, है या ना, बोलो। अमोनिया टू यूरिया जो बनता था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अमोनिया डायरेक्टली एंटर करेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, हाँ या ना, बोलो। समझ गए बात। अभी पोटोसिस्टमिक संट वाला केस में क्या होता है, सो पोर्टल वेन के अंदर से, पोर्टल वेन से, ठीक है ना, पोर्टल वेन डायरेक्टली ड्रेन करता है ब्लड, कहां पर ड्रेन करता है, इंफीरियर वेन कावा के अंदर, बाईपासिंग द लीवर, हाँ या ना, बोलो, बाईपासिंग लीवर। सो लीवर के अंदर ब्लड एंट्री ही नहीं करता, तभी क्या होगा, अमोनिया अगेन विल डायरेक्टली एंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, है या ना, बोलो। अमोनिया डायरेक्टली एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन, है या ना, बोलो। ये जो पोर्टल वेन से इंफीरियर वेन कावा के अंदर डायरेक्टली जाता है, कौन सा वाला केस में, मान के चलो जैसे टिप्स वाला सर्जरी हुआ, याद है या नहीं, बताओ, टिप्स वाला Yes, सर्जरी। नंबर 2 जो साइड टू साइड पोटोसिस्टमिक संट होता है, हाँ या ना, बोलो, साइड टू साइड पोटोसिस्टमिक संट। या फिर नंबर 3 जो एंड टू साइड वाला है, एंड टू साइड वाला, हाँ या ना, बोलो। और नंबर 4 जैसे प्रॉक्सिमल स्प्लिनोरेनल संट, PSRS जिसे बोलते हैं, वो सारे केसेस में जो नॉन सिलेक्टिव संट्स होते हैं वो सारे केसेस में पोर्टल वेन से डायरेक्टली ब्लड एंट्री करता है IVC के अंदर लीवर को बाईपास करके, वो सारे केसेस में अमोनिया डायरेक्टली एंटर करेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन को। इतना समझ गए। जैसे अमोनिया सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचता है, ये दोनों केसेस में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जैसे पहुंचता है वो क्या होगा, देयर इज इंक्रीज अमोनिया इन द सर्कुलेशन, हाँ या ना, बोलो, इंक्रीज अमोनिया इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर अमोनिया ज्यादा हो जाएगा। हमें पता है सीरम अमोनिया का लेवल कितना होना चाहिए, बताओ, इट शुड बी बिटवीन 10 to 80 एंड 10 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। अगर अमोनिया बढ़ता जाए सर्कुलेशन के अंदर तो ये डेफिनेटली विल बी ग्रेटर देन 80 mg पर डेसीलीटर, हाँ या ना, बोलो। जैसे ही ये अमोनिया सर्कुलेशन के अंदर बढ़ रहा है, इट विल एंटर द ब्रेन, हाँ या ना, बोलो। दिस विल क्रॉस द ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर्स द ब्रेन, एंटर्स द ब्रेन, ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा। समझ गए क्या, एंटर्स द ब्रेन। अभी ब्रेन के अंदर ये क्या करेगा वो समझना पड़ेगा। ब्रेन के अंदर ये क्या चेंजेस करता है, जैसे ही एंटर्स, अमोनिया एंटर्स द ब्रेन, अमोनिया एंटर्स द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ये पहुंचा, ब्रेन के अंदर ये क्या करेगा, सो डेफिनेटली ये अटैक करता है कौन सा वाला सेल मैंने बताया था, मोस्ट कॉमनली दिस, जल्दी बताओ, अटैक्स, जल्दी बताओ कौन सा वाला सेल, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट वाला सेल को ये जाके अटैक करता है और एस्ट्रोसाइट वाला सेल के अंदर घुस जाता है। अभी एस्ट्रोसाइट के अंदर जैसे वो सेल के अंदर घुसा, ये अमोनिया का कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट के अंदर क्या होता है, द अमोनिया जैसे ही एस्ट्रोसाइट के अंदर पहुंचा, दिस अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 जिसे बोलते हैं हम लोग, NH3+, ये अमोनिया मिक्स होता है किसके साथ, ये एस्ट्रोसाइट के अंदर ग्लूटामेट के साथ, ठीक है। ये ग्लूटामेट के साथ एस्ट्रोसाइट के अंदर हो रहा है, ये सारे इनसाइड द एस्ट्रोसाइट अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिक्स होता है एंड बनाता है क्या, दिस मेक्स ग्लूटामाइन, दिस मेक्स ग्लूटामाइन, and there is an enzyme which helps in conversion of this ammonia plus glutamate to glutamine, is called glutamine synthetase, glutamine synthetase। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया ब्रेन के अंदर घुसा, अटैक किया एस्ट्रोसाइट को, एस्ट्रोसाइट के अंदर गया। अभी एस्ट्रोसाइट के अंदर क्या हुआ, अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिक्स हो गया
और मिक्स होने के लिए हेल्प कौन किया? ग्लूटामाइन सिंथेटाइज, और बनाया क्या? ग्लूटामाइन। इतना समझ गए? इतना समझ गए क्या? यस सर। चलो, अभी ये ग्लूटामाइन एक टाइप का क्या बोलें, जैसे ऑस्मोटिक एजेंट है। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक एजेंट। ये क्या करेगा? ऑस्मोटिक एजेंट का सारा जो काम है वो वाटर को खींचना, अंदर की तरफ खींचना। बिकॉज दिस इज अ माइल्ड ऑस्मोटिक एजेंट, दिस ड्रॉज वाटर, ये वाटर खींचता है अंदर, ड्रॉज वाटर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अगर मान के चलो एस्ट्रोसाइट एक सेल है, इसके अंदर ग्लूटामेट ज़्यादा हो गया, ग्लूटामाइन ज़्यादा हो गया, ये क्या करेगा? बाहर से वाटर खींचेगा, अंदर खींचेगा। समझ रही हो? ये अंदर वाटर खींचेगा तो क्या होगा? सेल का साइज जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? सो एस्ट्रोसाइट विल स्वेल अप, ये बड़ा हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ द एस्ट्रोसाइट, हाँ या ना बोलो? स्वेलिंग ऑफ एस्ट्रोसाइट, स्वेलिंग ऑफ एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा। अगर ये एस्ट्रोसाइट क्या हुआ? स्वेलिंग हुआ, अभी एस्ट्रोसाइट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? समझ रहे हो क्या? यस सर। स्वेलिंग ऑफ द एस्ट्रोसाइट, ये हो गया नंबर 1। याद रखना क्या ब्रेन के अंदर चेंजेस होता है। पहला वाला क्या है? एस्ट्रोसाइट के अंदर गया, एस्ट्रोसाइट के अंदर अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिलकर बनाया ग्लूटामाइन, और यह ग्लूटामाइन एक ऑस्मोटिक एजेंट है। एस्ट्रोसाइट के अंदर वाटर ड्रॉ किया और एस्ट्रोसाइट का क्या हुआ? स्वेलिंग हुआ। इतना समझ गए? यस सर। चलो, नेक्स्ट अमोनिया का और एक काम है। ठीक है, जैसे ही एस्ट्रोसाइट के अंदर अमोनिया घुसा, या अमोनिया का और एक काम है, दिस बिकम्स द गाबा, ये बनाता है गाबा, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ये बनाता क्या है? ये एस्ट्रोसाइट के अंदर गाबा बनाता है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। याद रखना, दिस इज इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब मान के चलो ब्रेन का जो काम है उसे रोकना, इनहिबिट करना। ये एक केमिकल है जो कि ब्रेन का फंक्शन को रोकता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। तो ये क्या कराएगा? इनहिबिट करता है ब्रेन फंक्शन को, मतलब दिस विल इंड्यूस सीएनएस डिप्रेशन। ब्रेन डिप्रेशन या सारा जो काम है ब्रेन का वो धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। सीएनएस डिप्रेशन होता है। बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट विल फील स्लीपी, उसे नींद लगेगा। ठीक है ना? नंबर 2, देयर विल बी अल्टर्ड बिहेवियर, बिहेवियर चेंजेस हो जाता है। अल्टर्ड बिहेवियर जो मतलब सोने के लिए पेशेंट को लगता है ना, इसके वजह से वो दिन में उसको नींद आता है। इसे बोलते हैं क्या? सोमनोलेंस। सोमनोलेंस, सोमनोलेंस मतलब क्या? डे टाइम स्लीप। समझ गए? दिन में सोना, इसे क्या बोलते हैं? सोमनोलेंस। अल्टर्ड बिहेवियर, ये किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस गाबा, एक्सेस अमाउंट ऑफ गाबा, गाबा के वजह से होता है। समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो? यस सर। चलो, अभी यहाँ पे अमोनिया का और एक काम है। ठीक है, अमोनिया क्या करता है? डायरेक्टली एक रिसेप्टर है जिसे बोलते हैं बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर। दिस स्टिमुलेट बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर। इसके वजह से और भी ज़्यादा ब्रेन का डिप्रेशन होता है। इसीलिए कभी भी बेंजोडायजेपिन ये वाला केस में नहीं देना चाहिए। व्हाट आर द ड्रग्स इन बेंजोडायजेपिन ग्रुप? लाइक डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, ये सारे ड्रग्स। एक तो ऊपर से क्या है? सीएनएस डिप्रेशन है। अगर डायजेपाम दोगे तो क्या होगा? और भी ज़्यादा ब्रेन डिप्रेशन होगा। इसीलिए कभी भी डायजेपिन, बेंजोडायजेपिन ये हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी वाला केस में नहीं दिया जाता है। इतना समझ गए क्या? इतना समझ गए क्या? तो मैंने क्या बोला? सो अमोनिया क्या करता है? एंटर्स द ब्रेन। अमोनिया ब्रेन के अंदर गया और ब्रेन के अंदर जाके क्या कर रहा है बताओ? दिस एंटर्स द एस्ट्रोसाइट। या एस्ट्रोसाइट के अंदर गया। एस्ट्रोसाइट के अंदर क्या हुआ? अमोनिया मिक्स हुआ किसके साथ? ग्लूटामेट के साथ, और बनाया क्या? ग्लूटामाइन। ठीक है, क्या बनाया? ग्लूटामाइन बनाया। ग्लूटामाइन क्या है? एक ऑस्मोटिक एजेंट है जो कि वाटर खींचा अंदर सेल के अंदर, जिसके वजह से एस्ट्रोसाइट फूल गया। ये हो गया नंबर 1। एस्ट्रोसाइट काम करना बंद कर देगा। फिर अभी वही अमोनिया का और 2 एक्स्ट्रा काम है। क्या? ये बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो जिसके वजह से बेंजोडायजेपिन का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ब्रेन के अंदर बेंजोडायजेपिन जैसा काम होता है, मतलब सीएनएस डिप्रेशन होता है। गाबा
अमोनिया गाबा भी बनाता है जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सीएनएस का डिप्रेशन करता है, जिसके वजह से स्लीप और अल्टर्ड बिहेवियर होता है। इतना समझ लो। अब यहाँ पे जैसे ही अमोनिया ब्रेन के अंदर घुसा था, वो बनाया था अमोनिया के साथ ग्लूटामेट मिक्स होके ग्लूटामाइन बनाया था। अभी ग्लूटामाइन का और एक काम है, क्या ये ग्लूटामाइन क्या करता है, जैसे ही ग्लूटामाइन बना, वो ग्लूटामाइन कहाँ पे बना, एस्ट्रोसाइट के अंदर बना था, है या ना। एस्ट्रोसाइट अमोनिया और ग्लूटामेट दोनों को मतलब मिला के क्या बनाया था, ग्लूटामाइन बनाया था। अभी ये ग्लूटामाइन एस्ट्रोसाइट के अंदर है, न्यूरोग्लिया के अंदर, ये अभी एंट्री करेगा न्यूरन के अंदर, ठीक है। वो जैसे ही न्यूरन के अंदर ग्लूटामाइन गया, देयर विल बी न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब न्यूरन डैमेज होना शुरू हो जाता है, देयर विल बी न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो इसीलिए देयर विल बी न्यूरोलॉजिकल फीचर्स, याद रखना। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बार समझ गए तो इसलिए सारे सिम्टम्स तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक तो स्वेलिंग हो जाता है एस्ट्रोसाइट का, इसके वजह से सिम्टम मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर खराब हो जाता है, न्यूरन्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिसिटी के वजह से, साथ में सीएनएस डिप्रेशन होता है। वो सारे चीज़ें मिलके सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो शो कराते हैं। अभी ये समझना पड़ेगा कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। ये हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी वाला केस में व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, अभी तो समझ में आ गया कंसेप्ट। यहाँ पे समझते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन दिस। सो पहला वाला समझेंगे कि अगर किसी को हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी हुआ तो इनिशियल फेज में, अर्ली फेज में क्या सिम्टम्स होता है, इमीडिएटली क्या फीचर्स होता है, तो बोलेंगे अर्लीस्ट सिम्टम, अर्लीस्ट सिम्टम्स। तो अर्लीस्ट सिम्टम मतलब इमीडिएटली क्या क्या सिम्टम्स होता है, पहले ये याद रखना, मेंटल स्टेटस चेंज, मेंटल स्टेटस चेंजेस, ठीक है। मोटर डिस्टर्बेंसेस, मोटर डिस्टर्बेंसेस जैसे एस्ट्रेक्सिस वगैरह होता है मोस्ट कॉमनली। अल्टर्ड मूड, अल्टर्ड मूड एंड देन इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, इंसोम्निया मतलब एट नाइट रात को नींद ना आना। और अगर रात को नींद नहीं आता है तो दिन में क्या होगा, देयर विल बी डे टाइम स्लीपिंग कॉल्ड सोमनोलेंस, सोमनोलेंस, ठीक है। सो दीज आर अर्ली सिम्टम्स ऑफ द हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। लेट फेज में, बाद में धीरे धीरे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा, सो लेट स्टेज में क्या होगा, लेटर स्टेज में क्या होगा, देयर विल बी डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस। अगर पूछोगे अभी टाइम क्या है, पेशेंट नहीं बता पाएगा, ठीक है। मतलब पेशेंट के पास जाओगे, डिसओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड। पेशेंट को अगर पूछोगे जाके अभी क्या टाइम है, अगर सुबह वाला टाइम पे जाके पूछेगा, मॉर्निंग वाला टाइम पे पूछेगा रात है, तो वैसे वाला कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, डिसओरिएंटेड टू टाइम। अगर पूछोगे कहाँ पे हो, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में बोलेगा मैं घर पे सोया हूँ, इसका मतलब वो पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है ना, पेशेंट को पता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड डिसओरिएंटेड टू प्लेस, ठीक है। और क्या फीचर्स होगा, देयर विल बी सीजर, लेट स्टेज में सीजर होगा, देयर विल बी कोमा, ठीक है। सो याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा। इन केस ऑफ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी देयर आर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एस्ट्रेक्सिस, एस्ट्रेक्सिस, ठीक है, एस्ट्रेक्सिस। नंबर 2 इज कॉल्ड फेटर हेपाटिकस, फेटर हेपाटिकस, हेपाटिकस, ठीक है। और तीसरा है जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया, कंस्ट्रक्शनल, कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया, ठीक है। सो क्या फीचर्स हैं हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में, 3 इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें याद रखना है। एक हो गया क्या, एस्ट्रेक्सिस, नंबर 2 फेटर हेपाटिकस एंड नंबर 3 कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया। समझ गए, हाँ या ना बोलो। yes, तो क्या हुआ, पहला वाला एस्ट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस मतलब क्या, मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप में,
देखे हो जो हाथ, मतलब वो फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर जिसे बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्ट्रेक्सिस हैपनिंग इन केस ऑफ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। किसके वजह से होता है? अमोनिया ब्रेन के अंदर घुसा, ब्रेन को डैमेज कर दिया और इसके वजह से एस्ट्रेक्सिस होता है। इसे क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रेक्सिस बोला जाता है। व्हाट डू मीन बाय फेटर हेपाटिकस? इसमें क्या होता है? जो ब्रीथ होता है, ठीक है, पेशेंट अगर ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, वो सांस मतलब अगर स्मेल करोगे, दैट स्मेल विल बी लाइक स्वीट एंड फिकल ऑर्डर। ठीक है, स्वीट एंड स्लाइटली फिकल, फिकल मैटर जैसा, फिकल ऑर्डर टू ब्रेथ, दिस इज कॉल्ड व्हाट? फेटर हेपाटिकस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पेशेंट को बोलोगे ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सिंपल फिगर, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मतलब कॉपी करना, रिप्रोड्यूस सिंपल फिगर्स, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया। इतना समझ में आया? सो हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में जो 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो है, एक एस्ट्रेक्सिस के रिगार्डिंग, नंबर 2 फेटर हेपाटिकस के रिगार्डिंग पूछेगा, नंबर 3 कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स दैट यू शुड रिमेंबर। समझ में आया? हाँ या ना बोल दो एक बार। यस सर। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को। सो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं? तो पहला वाला है ईईजी करना है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ग्राफी, जो भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसमें क्या आता है? ईईजी करोगे तो इसमें 2 चीज तुम्हें मिलेगा, एक है डेल्टा वेव। ठीक है, अगर डेल्टा वेव तुम्हें मिला, मतलब हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ईईजी किया गया और उसमें डेल्टा वेव मिला, इसका मतलब क्या? दिस इज बेसिकली सीन इन डीप कोमा। अगर पेशेंट डीप कोमा में है देन यू कैन फाइंड डेल्टा वेव इन ईईजी। ट्राइफाजिक वेव अगर ईईजी में दिखाई देता है, इसका मतलब दिस इज यूजुअली सीन इन लेट स्टेज मतलब क्या? स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 में दिखाई देता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा स्टेज 3 और 4 क्या है। दूसरा टेस्ट जो हमें करना चाहिए वो है सीएसएफ के अंदर कितना अमाउंट का ग्लूटामाइन है। ठीक है, नंबर 3 हमें देखना है सीरम के अंदर कितना अमोनिया है। इसे छोड़ के हम एबीसी करा सकते हैं, इसके अंदर हमें पता चलेगा पेशेंट का कितना पीएच है, पीएच मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। और क्या करा सकते हैं? एडिशनल टेस्ट एबीसी एनालिसिस, जहां पर हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा रिगार्डिंग द पीएच। अगर अल्कालोसिस है, अल्कालोसिस तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगा मैं बताऊंगा अभी। दूसरा हमें क्या देखना है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट कॉमनली जो हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखना है वो है पोटासियम। अगर अल्कालोसिस है या फिर हमें मिला हाइपोकैलेमिया, ये दोनों वाला कंडीशन में ड्यू टू अननोन मैकेनिज्म, पता नहीं क्या रीजन है, तो देयर विल बी इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट से ज़्यादा अमोनिया का अब्जॉर्प्शन होगा। नंबर 2 there will be increased reabsorption of ammonia from renal tubule। इसका मतलब किडनी भी बाहर अमोनिया नहीं छोड़ेगा, वो भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा। जीआई ट्रैक्ट से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, इसका मतलब बॉडी के अंदर ज़्यादा अमोनिया बढ़ता जाएगा। 2 कंडीशन में, क्या? एक है अल्कालोसिस, दूसरा हाइपोकैलेमिया वाला स्टेट में। इसलिए हमें क्या मॉनिटरिंग करना चाहिए? एबीसी एनालिसिस करो, पीएच चेक करो।
हर बार, हाँ या ना बोलो। अगर अल्कालोसिस हुआ देन यू शुड करेक्ट इट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेजर हमें जो देखना चाहिए वो है पोटासियम, हाइपोकैलेमिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए वी शुड बी केयरफुल एंड शुड बी मॉनिटरिंग एबीसी एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट। इतना समझ गए बात समझ गए? चलो सभी नेक्स्ट चलते हैं रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेस्ट हेवन क्राइटेरिया ऑफ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को हम कैसे क्लासिफाई करें, स्टेजिंग करें बेस्ड ऑन वेस्ट हेवन क्राइटेरिया। सो वेस्ट हेवन क्राइटेरिया बोल रहा है देर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस। क्या? 1 2 3 4। 0 मतलब क्या? एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का मतलब है, स्टेज 1 मतलब देयर इज इम्पेयर्ड कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन पेशेंट का नहीं होगा। अटेंशन स्पान यहाँ पे मतलब जितना टाइम हम अटेंशन या कोई चीज़ को ध्यान देने में लगाते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देयर विल बी स्लीप डिस्टर्बेंसेस, देयर विल बी स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब क्या? मतलब तोतला जैसा बोलना। यूफोरिया मतलब इलेटेड मूड, ज़्यादा हैप्पी रहना, डिप्रेशन हो सकता है या फिर ज़्यादा खुश मिजाज का हो सकता है। एस्ट्रेक्सिस का मतलब क्या है? फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है सेकेंड स्टेज में। एस्ट्रेक्सिस मोस्ट कॉमनली इज नॉट फाउंड इन स्टेज 1 बट स्टेज 2 में ज़्यादातर पाया जाता है। स्टेज 2 लेथार्जी होगा, ड्राउजीनेस होगा एंड देन लेथार्जी मतलब क्या? वीकनेस फील करना। ड्राउजीनेस मतलब ज़्यादा नींद आना। अपाथी मतलब क्या? absence ऑफ इमोशन, absence ऑफ इमोशन, ठीक है। और एग्रेसिव होना या डिसोरिएंटेड होना, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्लर्ड स्पीच। अगर ये सारे सिम्टम दिखाता है देन दिस इज अ स्टेज 2 कंडीशन। स्टेज 3 कब बोलेंगे? अगर पेशेंट का फीचर है कंफ्यूजन हो रहा, डिसोरिएंटेड है, बिजार बिहेवियर है, ड्राउज दिख रहा, एस्ट्रेक्सिस है, स्टूपर है, देन देयर विल बी दिस स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेज 3। अगर पेशेंट कोमाटोज है देन दिस इज कॉल्ड स्टेज 4। सो वेस्ट हेवन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर पेशेंट का क्या है उसको बेस करके देर आर डिफरेंट स्टेजेस विच आर कॉल्ड एज वेस्ट हेवन क्राइटेरिया फॉर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। इसे तुम्हें रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको हटाता हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट और इसको पूरा रट्टा मार के याद रखना, ठीक है। वेस्ट हेवन क्राइटेरिया फॉर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द मैनेजमेंट, कैसे हमें मैनेज करना है। अगर कोई हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी वाला पेशेंट हमारे पास आया सो कैसे मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में मैं बेसिक चीज़ें कुछ बताऊंगा जो तुम्हें याद रखना। तो मैनेजमेंट में पहले हम देते हैं क्या? एक है जो देना चाहिए वो है लैक्टुलोज, ठीक है। लैक्टुलोज दिया जा सकता है। लैक्टुलोज का काम क्या है? लैक्टुलोज एक स्टूल सॉफ्टनर है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली लैक्टुलोज का काम है, स्टूल सॉफ्टनर तो है, साथ में ये एवाकुएट कर देता है, जल्दी जल्दी स्टूल को पास करवा देता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन से मान के चलो ये हो गया इंटेस्टाइन और ये जल्दी पास करा देगा स्टूल को तो क्या होगा? अगर स्टूल क्या हुआ? जल्दी पास कर लिया, रैपिडली पास हुआ तो क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होने के लिए पोर्टल सर्कुलेशन को जो अमोनिया यहाँ पे बनता है ना, अमोनिया बनने के लिए भी टाइम चाहिए और अब्जॉर्प्शन होने के लिए भी टाइम चाहिए। अगर रैपिड एवाकुएशन हुआ इसका मतलब क्या? टाइम नहीं मिलेगा अमोनिया बनने के लिए और अमोनिया अब्जॉर्प्शन होने के लिए। इसीलिए लैक्टुलोज को दिया जाता है 2 चीज़ के लिए। एक क्या? अमोनिया को रोकता है बनने से और दूसरा ये स्टूल को ज़्यादातर क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। तीसरा इसका काम है लैक्टुलोज का, अमोनिया को खींच के वो बाहर फेंक देता है। मतलब अगर मान के चलो हमने लैक्टुलोज यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप का देख रहे हो, दिस आर लैक्टुलोज फॉर एग्जांपल, ये अमोनिया को ट्रैप कर देता है, अमोनिया को साथ में लेके चला जाता है बाहर। समझ रहे हो क्या? तो अमोनिया को ये बॉडी के अंदर कम कराने के लिए 2-3 प्रकार का काम कर सकता है। समझ रहे हो बात? हाँ या ना बोलो? यस सर। तो पहला वाला लैक्टोज का काम क्या है? पहला वाला काम है ये ट्रैप कर देता है अमोनिया को, ठीक है। ट्रैप करता है एंड एक्सपेल करता है, बाहर फेंकता है। हाँ या ना बोलो? एक्सपेल, एक्सपेल्स अमोनिया इन फीसेस, एक्सपेल्स अमोनिया, अमोनिया इन फीसेस, स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। इतना समझ गए क्या? अगर लैक्टुलोज दिए
तो अब मैंने क्या बोला, ये जल्दी जल्दी निकाल देता है स्टूल को, इसलिए दिन में 2 to 3 सॉफ्ट स्टूल अगर होता है, 2 to 3 सॉफ्ट स्टूल अगर होता है पेशेंट का, इसका मतलब क्या, बढ़िया नॉर्मल है। समझ गए। वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर कोई पेशेंट लैक्टुलोज, नाम है क्या, डुफालक सुना होगा, यस सर। डुफालक नाम सुना है क्या? डुफालक मोस्ट कॉमनली मतलब पेशेंट को दिया जाता है अगर कोई कॉन्स्टिपेशन होता है तो, उसके अंदर भी लैक्टुलोज है, हाँ या ना बोलो। सो 2 to 3 सॉफ्ट स्टूल अगर पेशेंट का होता है पर डे, इसका मतलब लैक्टुलोज बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, 2 to 3 सॉफ्ट स्टूल इज एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, हाँ या ना बोलो, एक्सपेक्टेड, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इतना समझ गए क्या? अगर ये हो रहा, इसका मतलब लैक्टुलोज इज वर्किंग, इट इज इफेक्टिव, हाँ या ना बोलो, समझ गए क्या? अगर मान के चलो, अगर वाटरी स्टूल हुआ, यू हैव टू मॉनिटर इट। ठीक है ना, वाटरी स्टूल हुआ, मैंने देखा है पेशेंट को लैक्टुलोज पी के मतलब डायरिया होने वाला कंडीशन होना, ये भी हुआ है। लैक्टुलोज ज़्यादा पी लिया, पीने से क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो वाटरी स्टूल अगर होता है तो मॉनिटर करना, अगर वाटरी स्टूल हुआ इसका मतलब क्या, ड्रग ओवरडोज हो गया है। समझ गए क्या? ड्रग ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज हो गया, इतना ज़्यादा नहीं पीना था, वो ज़्यादा पी लिया, इसके वजह से वाटरी स्टूल हुआ। इतना समझ गए क्या? अगर लैक्टुलोज पेशेंट ले रहा है तो हमें 2 चीज़ मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? लैक्टुलोज क्या करना चाहिए, अमोनिया को बाहर फेंकना चाहिए, तो बॉडी के अंदर अमोनिया कम होना चाहिए, है या ना बोलो। तो वी शुड मॉनिटर व्हाट, अमोनिया। अमोनिया को मॉनिटर करेंगे, अगर लैक्टुलोज ले रहा है तो अमोनिया कम होना चाहिए बॉडी से, है या ना। नंबर 2 क्या, और क्या मॉनिटर करेंगे, वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल, है या ना बोलो। इतना समझ गए क्या? ये दोनों को अगर कोई लैक्टुलोज ले रहा तो हमें ये मॉनिटर करना पड़ेगा। लैक्टुलोज लेने से एक साइड इफेक्ट आता है, ठीक है, वो कौन सा? एक है एब्डोमिनल क्रैम्प। कभी कभी लैक्टुलोज लेने से कोई मतलब पर्सन को, सबको नहीं, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, ब्लॉटिंग होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली चला जाता है विदाउट एनी इंटरवेंशन, डिसअपीयर्स इन ए वीक। 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना याद रखना रिगार्डिंग लैक्टुलोज। पहले हमने क्या दिया, अगर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी है, अमोनिया को कम करने के लिए क्या देंगे, लैक्टुलोज देंगे। तो लैक्टुलोज का काम क्या है बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टुलोज, जल्दी बताओ। ट्रैप करना और एक्सपेल करना अमोनिया को थ्रू फीसेस, इतना समझ गए। और देन अगर अमोनिया लैक्टुलोज ले रहे हैं, देन पर डे कितना होना चाहिए, 2 to 3 सॉफ्ट स्टूल होना चाहिए। एंड अगर ये हो रहा, देन दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। इसका मतलब है अमोनिया, आई मीन लैक्टुलोज इफेक्टिव है, काम कर रहा है। लेकिन वाटरी स्टूल नहीं होना चाहिए। अगर वाटरी स्टूल हुआ, इसका मतलब है ड्रग क्या हुआ, ओवरडोज हुआ है। समझ गए, हाँ या ना बोलो। इसलिए हमें क्या क्या मॉनिटरिंग करना चाहिए, अगर लैक्टुलोज चल रहा है तो हमें अमोनिया का लेवल मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये कम कराएगा। नंबर 2 वाटरी स्टूल हमें मॉनिटर करना है। समझ गए। समटाइम्स साइड इफेक्ट जो होता है लैक्टुलोज का, वो है एब्डोमिनल क्रैम्प और ब्लटिंग, जो कि हमें कोई इंटरवेंशन ले ही नहीं लेना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ये ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है विद इन ए वीक। समझ गए बात? यस सर। चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मैनेजमेंट। लैक्टुलोज को छोड़ के द सेकंड मैनेजमेंट इज आईवी ग्लूकोज। ठीक है, आईवी ग्लूकोज दिया जाता है। आईवी ग्लूकोज क्यों दिया जाएगा, ये समझना पड़ेगा पहले। तो हमें पता है कि जैसे प्रोटीन जो है ना इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, वो प्रोटीन से क्या बनाता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो बॉडी जो न्यूट्रिएंट को यूज करता है, वो पहले क्या यूज करेगा, ग्लूकोज को। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, देन विल थिंक अबाउट द फैट, ये फैट को देखेगा, एंड एंड में क्या देखेगा, प्रोटीन। ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट का अगर ग्लूकोज है, तो फिर बॉडी क्या करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। अदरवाइज फैट और प्रोटीन से वो क्या करेगा, बॉडी ग्लूकोज बनाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसलिए प्रोटीन और फैट यूज होने से पहले हमें बॉडी को ग्लूकोज दे देना। तो प्रोटीन अगर यूटिलाइज होगा तब तो जाके अमोनिया बनेगा ना। तो इसलिए ग्लूकोज को अगर हम बॉडी को ज़्यादा देंगे, ग्लूकोज ज़्यादा देंगे, तो इसका मतलब है
वो प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होगा, ज़्यादा यूरिया नहीं बनेगा। तो मोस्ट कॉमनली प्रोटीन वाला डाइट से अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए आईवी ग्लूकोज देने से क्या होता है, देयर विल बी डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन इसका मतलब क्या, देयर विल बी डिक्रीज, जल्दी बताओ, डिक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन, डिक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन, इसलिए आईवी ग्लूकोज देना जरूरी है। नंबर थर्ड मैनेजमेंट। नंबर थर्ड हमें क्या देना, एंटीबायोटिक्स देना है। क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होगा, कौन बताएगा? एंटीबायोटिक्स क्या काम कर सकता है बताओ, हिंट देता हूं। हाँ बोलो। इन्फेक्शन कंट्रोल करे। नहीं, यहां पे देखो इंटेस्टाइन के अंदर क्या है बताओ, बैक्टीरियाज हैं, हाँ या ना बोलो, बैक्टीरियाज हैं मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या करते हैं बताओ, अमोनिया को प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं, हाँ या ना बोलो। तो अगर ये बैक्टीरिया को मार दें तो क्या वो प्रोटीन को अमोनिया में बदल पाएंगे? नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये एंटीबायोटिक्स का काम है जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हैं उनको मारना। तो मारने से क्या होता है, जो प्रोटीन अमोनिया से बदल दे, मतलब अमोनिया से बदल जाता है, उसको हम रोक पाएंगे। समझ गए? सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू kill the intestinal bacteria, those who used to convert the protein into ammonia. इतना समझ के बाद कंसेप्ट समझ रहे हो? सो व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू बी यूज? नंबर 1 नियोमायसिन। नियोमायसिन यूज किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल। एंड देन इंपॉर्टेंट इज नंबर थर्ड रिफैक्सिमिन, रिफैक्सिमिन, ठीक है, रिफैक्सिमिन, रिफैक्सिमिन, मेट्रोनिडाजोल, नियोमायसिन, ये तीनों का काम है, दे यूज टू किल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, सो दैट they can prevent the protein to ammonia production, protein to ammonia production, ammonia production को वो क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। इतना समझ गए बात? इतना समझ गए बात? चलो नंबर 4 यू हैव टू मॉनिटर। मॉनिटर क्या करना है? मॉनिटर 2 चीज करना है। क्या मॉनिटर करना? मैंने बोला था एक है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड द पीएच, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन से ज्यादातर हमें देखना चाहिए, जल्दी बताओ? पोटासियम को, पोटासियम को। और पीएच में क्या नहीं होना चाहिए? अल्कालोसिस, अल्कालोसिस और पोटासियम हाइपोकैलेमिया, ये दोनों नहीं होना चाहिए। हाइपोकैलेमिया या फिर अल्कालोसिस, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर देयर विल बी इंक्रीज्ड अमोनिया रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी एंड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सो अमोनिया बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। बाय अननोन मैकेनिज्म ये होता है। इतना समझ के बाद? यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यूज। चलो एमसीक्यू देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट विथ हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। जो नर्सिंग ऑफिसर है वो कोई एक पेशेंट है जो कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी वाला पेशेंट को केयर कर रहे हैं। While making the initial shift assessment, the nurse notes that the patient has a flapping tremor of the hand. वो नोट किया, मतलब जब हम केयर दे रहे हैं हमें ये पता चला कि पेशेंट का क्या हो रहा है, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर हो रहा है। The nurse should document the presence of fourth sign of the liver disease: astraxis, constructional apraxia, fetor hepaticus, pulmar erythema. एट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस, इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रेक्सिस बोलते हैं, हाँ या ना बोलो। फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर को हम क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रेक्सिस बोलते हैं। कौन सा वाला केस में आता है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाला केस में आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसका मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जल्दी बताओ क्या है? सिंपल फिगर्स, सिंपल फिगर्स, हाँ या ना। और फेटर हेपाटिकस मतलब क्या? स्वीट एंड फीकल ऑर्डर, फीकल ऑर्डर टू ब्रीद, है या ना। सांस में पेशेंट का जो सांस है वो स्वीट एंड फीकल ऑर्डर जैसा स्मेल होना, ठीक है। पल्मर एरिथमा मतलब क्या? जो पाम है हमारा, हाथ का जो पाम है वो रेड दिखना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस,
ठीक है. एनीवे, सो फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर इज नॉट कंस्ट्रक्शनल अप्रैक्सिया और पेटर हेपाटिकस और पल्मर एरिथेमा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एस्ट्रेक्सिस. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Now next is, a nurse is caring for a patient with hepatic encephalopathy. The nurse assessment reveals that the patient exhibits episodes of confusion, is difficult to arouse from the sleep, and has rigid extremities. Based on these clinical findings, the nurse should document what stage of hepatic encephalopathy. Confusion है और जो नींद से उसको उठाना डिफिकल्ट है और एक्सट्रीमिटी जो है वो बहुत रिजिड है. ठीक है, और ये सारे क्लिनिकल फीचर को देख के हम कौन सा स्टेज इसको मानेंगे? Stage 1. सो आंसर इज स्टेज 3. क्यों? देखो दोबारा इसको देखते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो स्टेज 3 में क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा, डिसोरिएंटेड हो रहा है, देन बिजार बिहेवियर, ड्राउजीनेस है, एस्ट्रेक्सिस यहाँ पे एब्सेंट है. 3 और 4 दोनों केसेस में एस्ट्रेक्सिस नहीं होता है. एस्ट्रेक्सिस 1 और 2 दोनों में आ सकता है, पर 3 और 4 में एस्ट्रेक्सिस नहीं आता है. ठीक है, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेड, बिजार बिहेवियर विल बी सीन इन स्टेज 3. समझ गए? समझ गए क्या? फिर स्लीप डिस्टर्बेंस तो है ना क्वेश्चन में? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे ड्राउजीनेस है ना. फिर कंफ्यूजन कौन सा वाला स्टेट में आ रहा है? देखो कौन सा वाला स्टेट में आएगा? स्टूपर मतलब क्या? स्टूपर मतलब अगर कोई मतलब पेशेंट बैठा है, मतलब बैठा है, मतलब रिजिड होना. समझ रहे हो ना वो? तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज स्टेज 3. ठीक है, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है, ए पेशेंट हैज डेवलप्ड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. कोई पेशेंट है, उसको क्या हुआ है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हुआ है ड्यू टू लिवर सिरोसिस एंड इज रिसीविंग केयर. द पेशेंट्स करेंट मेडिकेशन रेजिमेन इंक्लूड्स लैक्टुलोज. अभी पेशेंट को क्या दिया जा रहा है? लैक्टुलोज दिया जा रहा है 4 times डेली, दिन में 4 बार दिया जा रहा है. What desired outcome should the nurse relate to this pharmacological intervention? अगर लैक्टुलोज दिया जा रहा है तो तुम क्या सोचोगे, क्या इसका इफेक्ट क्या होगा? A 2 to 3 soft bowel movements daily, significant increase in the appetite and food intake, absence of nausea and vomiting, absence of blood or mucus in the stool. ऑप्शन ए. आंसर इज ऑप्शन ए. 2 to 3 सॉफ्ट बाउल मूवमेंट अगर हो रहा, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. और लैक्टुलोज का काम नहीं है ना वो एपेटाइट को बढ़ाना. ठीक है ना, भूख लगाना. लैक्टुलोज लेने से भूख ज्यादा लगता है? नहीं. क्यों नहीं लगेगा? ब्लटिंग होता है ना बोलो, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है. किसको अच्छा लगेगा ज्यादा खाने में? समझ रहे हो क्या? एब्सेंस ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटीएमेटिक्स दिया जाता है, थोड़ी ना लैक्टुलोज दिया जाएगा. समझ रहे हो ना? एब्सेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ये म्यूकस और ब्लड को रोकने के लिए लैक्टुलोज का काम होगा नहीं. समझ रहे हो ना? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज एडमिटेड विद द हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी सेकेंडरी टू सिरोसिस. विच मील ऑप्शन सिलेक्शन बिलो शुड बी अवॉइडेड विद दिस पेशेंट? कौन सा मील को यहाँ पे अवॉइड करना है? ए बीफ टिप्स एंड ब्रोकोली रेब, बी पास्ता नूडल्स एंड ब्रेड, सी कुकुम्बर सैंडविच विथ अ साइड ऑफ ग्रेप्स, डी फ्रेश सलाड विथ चॉप्ड वाटर चेस्टनट्स. ऑप्शन बी. नहीं, मैंने क्या बोला? ज्यादातर प्रोटीन वाला डाइट से क्या बनता है? अमोनिया बनता है. हिंट दे दिया. अभी बताओ मुझे, प्रोटीन वाला डाइट क्या है यहाँ पे? पास्ता से प्रोटीन मिलेगा? ब्रेड से मिलेगा? नहीं. ककुम्बर से मिलेगा? नहीं मिलेगा. ग्रेप से मिलेगा? नहीं. नट से मिलता है? हाँ, नट से थोड़ा बहुत मिलेगा. सलाड से मिलेगा? नहीं मिलेगा. ज्यादा कहाँ से मिलेगा? बीफ से मिलेगा. समझ रहे हो ना? क्योंकि ये क्या है बताओ? ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट हैं. ज्यादातर जो मीट है, मीट से ज्यादा क्या होता है बताओ? ज्यादा प्रोटीन मिलता है. समझ रहे हो ना? कोई चिकन मटन वगैरह जो भी खाते हो, फिश, उसमें क्या होता है? ज्यादातर प्रोटीन होता है. तो एनिमल प्रोडक्ट से क्या होता है? ज्यादातर पाया जाता है ज्यादा प्रोटीन, और उसे अवॉइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिशियन ऑर्डर्स लैक्टुलोज 30 ml बाय माउथ पर डे. ठीक है, 30 ml बाय माउथ पर डे फॉर ए पेशेंट विथ सिरोसिस. ठीक है,
व्हाट फाइंडिंग बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स द मेडिकेशन इज वर्किंग इफेक्टिवली। तो क्या अगर हमें यहाँ पे फाइंडिंग्स मिला, क्लिनिकल फीचर मिला, तो हम ये सोच लेंगे कि लैक्टुलोज जो दिया जा रहा है सिरोसिस ऑफ लीवर में वो काम कर रहा है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सटा वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब है यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर होगा। A, B and E सर। डिक्रीज्ड एल्बुमिन लेवल, एल्बुमिन के साथ इसका क्या लेना देना है बताओ? लैक्टुलोज का कुछ काम नहीं है, एल्बुमिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए लैक्टुलोज के साथ, ठीक है, ये नहीं है। जो होगा वो क्या? डिक्रीज फिटर हेपाटिकस, ये अमोनिया को बाहर निकाल देगा तो फिटर हेपाटिकस कम होगा, ये सही बात है। पेशेंट इज स्टूपरस, मतलब अगर स्टूपरस है तो ये क्या काम किया बताओ? लैक्टुलोज स्टूपरस अगर है तो ये स्टेज 3 है, तो ये कम होना चाहिए स्टूपरस, है या ना? तो ये कम होना चाहिए, अगर स्टूपरस है तो काम नहीं कर रहा, तो ये वाला गलत है। डिक्रीज्ड अमोनिया इन द ब्लड, अगर लैक्टुलोज ले रहा तो अमोनिया क्या जाएगा? स्टूल के साथ बाहर, तो ये ब्लड के अंदर कम होना चाहिए, है या ना? बोलो। चलो नेक्स्ट क्या? प्रेजेंस ऑफ एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क अगर है तो ये गलत है ना, फिर समझ रहे हो? एस्टेरिस्क क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, समझ रहे हो बात? हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो आंसर क्या होगा? बी एंड डी। इतना समझ गए बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेजियल वेरिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट। अगर इसोफेजियल वेरिसेस ब्लीडिंग हो रहा तो फिर कौन सा एक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होगा? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म वागल मैनूवर, बी मेंटेन एनपीओ स्टेटस, सी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू ग्रेटर देन 30 डिग्रीज, डी लोअर द हेड ऑफ द बेड। लोअर द हेड ऑफ द बेड। अच्छा, मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, मान के चलो ऐसा है पेशेंट, अगर पेशेंट को ऐसे सुलाओगे, ठीक है, तो ब्लड फ्लो क्या होगा? ज़्यादा ऐसे नहीं होगा, ये वाला डायरेक्शन पे। यस सर। हाँ हाँ। तो क्या ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे? होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना? तो एलिवेट करना सही बात है, लेकिन यहाँ पे देखो वागल मैनूवर, क्या नाक को बंद करके जो सांस बाहर छोड़ते हैं तब उसे बोलते हैं वागल मैनूवर, बाल्सेल्बा मैनूवर जिसे बोलते हैं, वागल मैनूवर बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ है, क्या? एक है एनपीओ स्टेटस विच सही है, हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना चाहिए, लेकिन पहला हमारा क्या है काम? आंसर इज अगर ब्लीडिंग हो रहा देन मेंटेन एनपीओ। क्या पहला काम है? मेंटेन एनपीओ देन एलिवेट, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेपाटिक एंसेफेलोपैथी इज ट्रू। यहाँ पे हेपाटिक एंसेफेलोपैथी के रिगार्डिंग क्या सही है? ए, द इंटैक्ट लीवर क्लियर्स ऑलमोस्ट ऑल द पोर्टल वेन अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूटामाइन। अगर लीवर ठीक है तो ये क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट करके ग्लूटामाइन में बदल देता है। बी, पोर्टल अमोनिया, जो पोर्टल वेन से अमोनिया आता है वो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू यूरेज एक्टिविटी ऑफ द कॉलोनिक बैक्टीरिया एंड द deamination of the glutamine in the small bowel. Ammonia is as a key factor in the pathogenesis of the hepatic encephalopathy. D, rifaximin can be added to the lactulose if no improvement after 48 hours. And E, all of the above. क्या सही है रिगार्डिंग हेपाटिक एंसेफेलोपैथी? तो एक को समझते हैं, अगर लीवर ठीक है तो वो क्या करेगा? अमोनिया को बदल देगा यूरिया में एंड देन दिस विल कन्वर्ट इनटू ग्लूटामाइन। तो सही बात है, ठीक है। जो पोर्टल वेन से अमोनिया आता है वो कहाँ से आता है? जो कोलोन में, जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? डियामिनेशन करते हैं और यूरेज एंजाइम अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं। तो ये भी सही बात होगा। अमोनिया इज ए की फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ हेपाटिक एंसेफेलोपैथी। हेपाटिक एंसेफेलोपैथी में अमोनिया एक की और मेजर रोल निभाता है, सही बात है। रिफैक्सामिन
रिफैक्सामिन जो एंटीबायोटिक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, रिफैक्सामिन है, मेट्रोनिडाजोल है, नियोमाइसिन है, तीनों को देते हैं सो दैट दे कैन किल द बैक्टीरिया। पहले हम लैक्टुलोज दिए, अगर लैक्टुलोज से अमोनिया बाहर नहीं गया देन वी हैव टू किल द बैक्टीरिया बाय गिविंग रिफैक्सामिन। सो लैक्टुलोज 48 आवर तक हमने दिया, 48 घंटे तक हमने दिया, उसके बाद हमने देखा कि अमोनिया कम नहीं हो रहा, देन यू हैव टू ऐड रिफैक्सामिन और फिर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो डी भी सही बात होगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केसेस सफरिंग फ्रॉम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी द डायटरी प्रोटीन इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू डैश less than 50 gram per deciliter, per day, less than 40 gram per day, less than 30 gram per day, less than 20 gram per day. अगर किसी को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है तो प्रोटीन कितना हमें लेना चाहिए? एक्चुअली प्रोटीन का जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो कितना है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, मान के चलो हमारा वेट है 50 ग्राम 50 केजी, इसका मतलब हमें कितना लेना चाहिए? 50 ग्राम हमें लेना चाहिए प्रोटीन पर डे। लेकिन अगर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, ये वाला केस में क्या हो रहा है कि प्रोटीन से क्या बन रहा है? अमोनिया। अगर ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा अमोनिया बनेगा। सो यू हैव टू reduce the protein intake, so you have to keep it below 20 grams per day. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? ये ऐसा फैक्टर्स होगा जो प्रेसिपिटेशन मतलब ज्यादा करना, एग्रेवेट करना। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का जो सिम्टम्स है वो एग्रेवेट होता है। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब क्या? किसके वजह से एग्रेवेट नहीं होगा? ठीक है, अनीमिया के वजह से, बार्बिचुरेट, हाइपरकैलेमिया और हाइपोथायराइडिज्म। सिंपल है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को बेसिकली हम देखते हैं? जल्दी बताओ, क्या देखते हैं? पोटासियम को, हाँ या ना? और पोटासियम का क्या होना चाहिए? हाइपोकैलेमिया। अगर हाइपोकैलेमिया है देन देयर विल बी इंक्रीज्ड अमोनिया अब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन, हाँ या ना? अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, जिसकी वजह से अमोनिया इंक्रीज होता है। अगर हाइपोकैलेमिया होता है तो, अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो क्या ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कराएगा? नहीं। अगर हाइपोकैलेमिया है तब तो अमोनिया बढ़ता है ना, तो हाइपरकैलेमिया वाला स्टेट में क्यों बढ़ेगा भाई? हाँ या ना? बोलो, समझ रहे हो क्या? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। लेकिन दोबारा मैं ये बता देता हूं, अगर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है जहां पर ब्रेन काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो एनीमिया वाला केस में क्या होगा? देयर इज डिक्रीज्ड हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन कम है देन देयर विल बी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन। ठीक है, सप्लाई टू ब्रेन। एक तो क्या है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है जहां पर अमोनिया ब्रेन को खराब कर रहा है, साथ में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया ड्यू टू अनीमिया देन ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और भी ज़्यादा खराब होता जाएगा। तो अनीमिया वाला कंडीशन में और भी सिम्टम खराब होगा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का, ये सही बात है। बार्बिचुरेट्स या फिर बेंजोडायजेपिन, ये दोनों कंडीशन में क्या होता है? बेंजोडायजेपिन या बार्बिचुरेट ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को ड्यू टू अननोन मैकेनिज्म ये ज़्यादा एग्रेवेट करते हैं। डी आता है हाइपोथायराइडिज्म। ये वाला केस में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है? जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाता, स्टूल के अंदर जो अमोनिया है वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। मान के चल रहा हूँ ये हो गया इंटेस्टाइन, और इसके अंदर अगर स्टूल पड़ा रहेगा लंबा टाइम के लिए तो क्या होगा? इसके अंदर से ज़्यादा अमोनिया रीअब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, हाँ या ना? बोलो, इसलिए तो हम लैक्टुलोज देते हैं। तो लैक्टुलोज का काम क्या है? ये जल्दी जल्दी निकाल देगा स्टूल को, तो जल्दी निकालने से क्या होगा? अब्जॉर्प्शन थोड़ा ठीक से अमोनिया का नहीं होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म वाला केस में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो देयर विल बी इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म वाला केस में
जो कॉन्स्टिपेशन होके अमोनिया ज़्यादा होता है, इसके वजह से और भी सिम्टम खराब होता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का, ये सही बात होगा। लेकिन हाइपर कैलीमिया नहीं, हाइपोकैलीमिया वाला स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा एग्रेवेट होता है, हाइपर कैलीमिया में नहीं। इतना समझ गए बात? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट पूछ लो। बंद करूं क्लास फिर? यस सर। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।